हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द नूर निखिल चैनल और मैं हूँ पूजा मिश्रा। तो आज हमारी ये इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ की सेकेंड लास्ट क्लास है। जी हाँ, द फाइनली द वेट इज़ ओवर। हमारी जो है लेबर लॉज की सारी जो इतनी दिन तक जो सीरीज़ चल रही थी हमारी, तो ये फाइनली जो है हमारी ख़त्म होने को है। एंड ये हमारी लेक्चर नंबर 15 होगी एंड हमारी जो लास्ट लेक्चर आएगी दैट इज़ लेक्चर नंबर 16 और हमारी सारी क्लासेस ये ख़त्म हो जाएगी लेबर लॉज की। ठीक है, तो अभी तक मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी क्लासेस जो अपलोड हो चुकी है अभी तक आपने जो है उसको पढ़ाई कर ली है, उसकी एक बार देख लिया है एंड दूसरा रिवीजन भी कर लिया होगा। ठीक है, ताकि क्लासेस का वेट ना करते हुए भी अगर आपने नहीं भी किया रिवीजन स्टार्ट तो अब रिवीजन स्टार्ट कर दो क्लासेस की। ठीक है, जो क्लासेस डल गई रिवीजन कैसे करोगे उसका सबसे बेस्ट मेथड ये है। मैं कोई यहाँ पे अपने वीडियो क्लास की प्रमोट नहीं कर रही हूँ, सब कुछ फ्री है हमारा। प्रमोट करना होता तो मैं इसको कोर्स बना के ले आती। सबसे अच्छा मेथड ये है कि आप इतने अच्छे तरीके से खुद भी पढ़ाई नहीं कर सकते जितने अच्छे से आप मेरी वीडियो देख करके पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि मेरी स्पीड मैंने उसी ढंग से जो है रिवीजन के हिसाब से ही मेंटेन की हुई है। आप क्या करो, सबसे पहले हमारी पीडीएफ खोलो, टेलीग्राम में जाओ, पीडीएफ निकालो और मेरी वीडियो लेक्चर को जो है मतलब कान में हेडफोन लगाओ, ऐसे स्पीकर पे मत सुनो। क्या होता है ना, स्पीकर पे जो भी बैकग्राउंड में चीज़ें हो रही होती है, खाना बन रहा होता है घर में, पता नहीं क्या क्या हो रहा होता है, उन सबसे बहुत डिस्टर्बेंस होती है। कान में लगाओ, ईयरफोन लगाओ, या तो वॉक के लिए जा रहे हो वॉक के लिए चले जाओ, नहीं तो खाना खा रहे हो तो उस वक्त ईयरफोन लगाओ, पीडीएफ खोलो और बस आधे घंटे में आपका फटाफट एक एक चैप्टर जो है वो फिनिश होता जाएगा। ठीक है, 16 लेक्चर्स है हमारे, 30 मिनट्स तक करके सारी क्लासेस है, मैक्सिमम 30 मिनट्स की ही है। तो 8 घंटे में आपकी पूरी लेबर लॉ खत्म। जस्ट इमेजिन 8 घंटे में खत्म, यानी कि आपको एक दिन भी नहीं लगेगा, आपकी पूरी लेबर लॉ खत्म हो जाएगी, पूरी सारी की सारी। तो बेस्ट मेथड यही है कि मेरे पूरे वीडियो लेक्चर्स को जाओ रिवीजन करो। यही है, एग्जाम आ चुका है हमारा, लास्ट मंथ चल रहा है, 25 दिन बच गए हैं सिर्फ एग्जाम में। ठीक है, तो अपने जो भी अंदर जो सो गया है ना आपका उसको जगाओ। ठीक है, और 10 घंटे की पढ़ाई आज से डेली स्टार्ट। चलो ठीक है, हम लोग अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, ये हमारा लेक्चर नंबर 15 होने वाला है, इसके बाद हमारी लेक्चर नंबर 16 आएगी और बस सब कुछ हमारा सारा चैप्टर ओवर हो चुका है। ये सभी हमारे मेंबर्स हैं जिन्होंने हमारे चैनल को ज्वाइन किया हुआ है। एंड देखो, आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन एंड ग्रीवेंस प्रोसीजर। मैं अगर चाहती तो देखो, ये जो जनरल वाले ये है ना, पहले एक बार मैं पेन ले लेती हूँ यार, ये पेन काम क्यों नहीं कर रहा था अभी। देखो, अगर मैं चाहती तो ये सारे जो है, देखो अब इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन एंड ग्रीवेंस प्रोसीजर ये सब काफ़ी जनरलिस्टिक चैप्टर्स हैं। ठीक है, मतलब कोई स्पेसिफिक कोई टेक्निकल ऐसे कुछ एक्ट नहीं है जिसके बारे में पढ़ाया जाए, लेकिन मैंने इसको भी नहीं छोड़ा, मैंने ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ कवर कराया। तो यहाँ पे देखो, इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन का मतलब क्या है। इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन रेफर्स टू द ऑर्डरली कंडक्ट ऑफ द एम्प्लॉई। ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय काम करते हैं, उनके हर चीज़ को रेगुलेट करने के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल उसके क्या रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशंस होंगे, क्या लीव्स होगी, कैसे क्या होगी, अगर मान लो कि कुछ इंजरी हो गई काम करते करते तो क्या कॉम्पनसेशन मिलेगा, हर कुछ। एम्प्लॉय जब मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो उसके हर एक एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए एक प्रॉपर डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है, उसी को हम लोग कहते हैं इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन। ठीक है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव है, इसके ऑब्जेक्टिव ये हैं कि सबसे पहले टू इंश्योर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड टू प्रमोट द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कॉपरेशन। यानी कि मतलब इसमें कुछ भी कराने के लिए नहीं है, इसमें मैं रीड नहीं करूँ तो क्या करूँ बताओ, ये बस नॉर्मल पढ़ने के लिए है। टू रिड्यूस द एब्सेंटिज्म, मिसकंडक्ट एंड इनडिसिप्लिन, ताकि ये सब नहीं हो, ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉपर्टी की प्रॉपर सेफ गार्डिंग हो सके, एंड टू डेवलप द रिस्पेक्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन रूल। ये सब जनरल है, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो, हमारा कोड ऑफ डिसिप्लिन 1958 के टाइम पे ये आया था। तो ये क्या होता है, कोड ऑफ डिसिप्लिन क्या होता है कि एक ये वॉलंटरी एग्रीमेंट है, कोई कंपलसरी एग्रीमेंट नहीं है। इस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ कि कोड ऑफ डिसिप्लिन जो है ये क्या वॉलंटरी है, ऑप्शनल है, मैंडेटरी है, क्या है। अब आपको लगेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते तो आप प्लीज़ 2023 में जाओ और वहाँ पे क्वेश्चन देखो, आपको ऐसे सिमिलर क्वेश्चन एक मिल जाएंगे ट्रेड यूनियन को लेकर के, जहाँ पे ये बोला गया है कि ट्रेड यूनियन का जो रजिस्ट्रेशन है वो क्या कंपलसरी है, ऑप्शनल है, कैसा कैसा है। ठीक है, हम लोग सेम क्वेश्चन जो है ट्रेड यूनियन की जो PYQ में 2023 में आए हुए सिमिलर क्वेश्चन जो है हम लोग अपने उसमें पढ़ेंगे। अगले लेक्चर नंबर 16 जो हमारा होगा उसमें हम लोग ट्रेड यूनियन करेंगे। ट्रेड यूनियन इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है उसको तो मस्ट वॉच है वो, क्योंकि उससे 3 क्वेश्चन 2023 के PYQ में आए हुए हैं ट्रेड यूनियन से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कोड ऑफ डिसिप्लिन क्या होता है। अब वॉलंटरी एग्रीमेंट है, वॉलंटरी नॉट कंपलसरी। ठीक है,
अडॉप्टेड बाय एम्प्लॉयर्स एंड द वर्कर, दोनों के द्वारा ये माने जाएंगे, एम्प्लॉयर भी और वर्कर्स भी, एट द 15th लेबर कॉन्फ्रेंस ILC 1958 टू मेंटेन द डिसिप्लिन। इसको कब अडॉप्ट किया गया था? 1958 के टाइम पे। कौन से कॉन्फ्रेंस में? तो 15th इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस में इसको अडॉप्ट किया गया था। इसके जो मेन प्रोविज़न है वो क्या है? मेन प्रोविज़न ये है कि एम्प्लॉयर्स जो है वो अग्री करते हैं टू रिकग्नाइज द यूनियन एंड बार्गेन इन गुड फेथ एंड अवॉइड द अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस। वो नहीं करेंगे एम्प्लॉयर, एंड ना तो वो इंडल्ज होंगे इन विक्टिमाइजेशन, और किसी भी तरह के वो इलीगल लॉकआउट वगैरह ये सब नहीं करेंगे। एंड साथ ही साथ वर्कर्स क्या अग्री करते हैं इसके लिए? वर्कर्स अग्री करते हैं कि वो जो है वो फालतू खामखा स्ट्राइक वगैरह नहीं करेंगे, काम हैम्पर नहीं करेंगे, किसी भी तरह का जो है वो कोर्शन नहीं करेंगे, या फिर काम नहीं कर रहे हैं उस टाइप से करना, प्रॉपर कंडक्ट मेंटेन करेंगे, ये सब करेंगे। ठीक है, दोनों के दोनों अग्री करेंगे बाय द, दोनों के दोनों जो है वो अग्री करेंगे कलेक्टिव अग्रीमेंट, एंड डिस्करेज करेंगे द एक्ट ऑफ इनडिसिप्लिन, यानी कि ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो रहा है वहाँ पे, एक प्रॉपर रूल रेगुलेशन दोनों ही लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, एंड इस तरह से क्या होगा? तो एक कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन जो है वो वहाँ पे इस्टेब्लिश होगा। एंड कॉजेज ऑफ इनडिसिप्लिन, इनडिसिप्लिन होता ही क्यों है, इसके क्या रीज़न है? तो लैक ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन नहीं हो पाती है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर कुछ और सोच रहा होता है वर्कर के बारे में, वर्कर के कुछ और ही एक्सपेक्टेशंस होते हैं। ठीक है, अनफेयर ट्रीटमेंट किया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा, उनकी कंडीशन को नहीं समझा जाता है जो वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, एंड अब्सेंट ऑफ द क्लियर रूल्स, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो जाती है कई बार, एंड डिससेटिस्फैक्शन हो जाती है, सैलरी को लेकर के प्रॉपर इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए वर्किंग कंडीशन सही नहीं है, ओवर टाइम करवा रहे हैं, उसके पैसे नहीं दे रहे हैं, बहुत सारे ये सब ग्रीवेंसेस की वजह से जो है वो मनमुटाव हो जाता है, और जिससे इनडिसिप्लिन शुरू हो जाती है ये सब। एंड डिसिप्लिनरी एक्शन का क्या प्रोसीजर होता है? अगर मान लो डिसिप्लिनरी एक्शन अगर लेना है तो उसकी क्या प्रोसीजर है? एज़ पर द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इसको फॉलो किया जाता है। तो इसको याद रखना, वहाँ पे अगर पूछा जाएगा तो डिसिप्लिनरी एक्शन प्रोसीजर जो है उसमें क्या मेथड अपनाया जाता है, क्या उसमें लीगल तरीके अपनाए जाते हैं, क्या उसमें ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अपनाया जाता है, तो आपको ये ऑप्शन टिक मारना है वहाँ पे। नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स में क्या क्या तरीके की, मतलब कैसी होती है नेचुरल जस्टिस ये वाली? तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है जिसमें कि डिटरमाइन किया जाता है कि भाई मिसकंडक्ट हुई क्यों, क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये घटना हुई। एंड इशू ऑफ द चार्जशीट को इशू किया जाता है जिसमें कि ये रिटन नोटिस होती है जिसमें कि उस पर क्या क्या चार्जेस लगे वो पूरे डिटेल में लिखे होते हैं। एम्प्लॉयर्स का एक्सप्लेनेशन होता है, यानी कि एम्प्लॉय का एक्सप्लेनेशन होता है, यानी कि जो चार्जेस उस पर लगे हैं उसको एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दी जाती है अपने बारे में सफाई देने के लिए कि भाई क्या है सीन एक्चुअली में। डोमेस्टिक इंक्वायरी बैठाई जाती है, ठीक है, बाय द अनबायस्ड इंक्वायरी ऑफिसर होते हैं, ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट के द्वारा ही किसी को बैठा दिया गया और वही इंक्वायरी कर रहा हो। ठीक है, फाइंडिंग्स एंड रिपोर्ट्स, यानी कि बेस्ड ऑन एविडेंसेस एंड विटनेस के आधार पे रिपोर्ट तैयार की जाती है, एंड उसके आधार पे जो है डिसीजन या फाइनल डिसीजन और पनिशमेंट जो है वो तय की जाती है। और उसके बाद अगर उसको लगता है एम्प्लॉय को कि ये उसके साथ बहुत गलत हुआ है तो फिर वो जाकर के आगे अपील करता है। तो ये राइट टू अपील उसके बारे में कहता है, जहाँ पे वो हायर अथॉरिटी को अपील कर सकता है आगे। अब देखो यहाँ पे ग्रीवेंस प्रोसीजर कैसा होता है हमारा। ग्रीवेंस प्रोसीजर का मतलब होता है, ग्रीवेंस क्या होता है? जनरली इज़ अ फॉर्मल कंप्लेंट बाय एम्प्लॉय रिगार्डिंग वर्किंग कंडीशन। अगर उसको लगता है कि वर्किंग कंडीशन में उसके साथ बहुत गलत हो रहा है, उसके वेजेस काफ़ी ज़्यादा जो है वो कम है, सही तरीके से उसको इंक्रीमेंट नहीं दी जा रही है, उसकी ट्रांसफ़र कर दी जा रही है ऐसी जगह पे जहाँ मतलब होता है ना उसके जो डिसएडवांटेज के तौर पे, ठीक है, ऐसे कोई ऐसे ट्रांसफ़र नहीं है जो वॉलंटरी हो, मतलब इम्पोज्ड हो, एंड प्रमोशंस को लेके, डिसिप्लिन को लेकर के, या फिर उसके किसी राइट का उल्लंघन हो रहा है, मान लो किसी एक्ट, कोई एक्ट उस पर एप्लीकेबल है लेकिन उस एक्ट के आधार पे उसको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो ये सब जो है उसके बारे में जब वो फॉर्मल कंप्लेन करता है तो उसको बोलते हैं हम लोग ग्रीवेंसेस। इसका क्या इंपॉर्टेंस है? इसका इंपॉर्टेंस ये है, ग्रीवेंसेस एक प्रोसीजर का होना, प्रोसीजर जब ग्रीवेंसेस का प्रॉपर होता है किसी कंपनी में, उससे कंपनी के लिए ट्रस्ट बढ़ता है, मोराल बढ़ता है एम्प्लॉय का, कि उसको लगता है कि भाई उसके साथ अगर कुछ गलत होगा तो वो प्रॉपर जो है उसके बारे में कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, ये उसको फील होता है। एंड प्रिवेंट्स इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, इससे कम होता है, इंप्रूव होता है इंडस्ट्रियल रिलेशन, इंश्योर करता है क्विक रिड्रेसल ऑफ द एम्प्लॉय कंप्लेंट्स। एंड देखो यहाँ पे मॉडल ग्रीवेंस प्रोसीजर, ये क्या है? मॉडल ग्रीवेंस प्रोसीजर रेकमेंडेड बाय द इंडियन लेबर फोर्स। इसको किसने रेकमेंड किया है? मॉडल ग्रीवेंस प्रोसीजर, ये भी 1958 में आया था। ठीक है, इससे पहले वाले भी हमने 1958 देखा था अभी। एंड ये इसको भी रेकमेंड किसने किया है? तो इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस ने इसको रेकमेंड किया है। इसमें क्या क्या स्टेप्स है? इसमें सबसे पहला हमारा स्टेप्स है कि इमीडिएट सुपरवाइज़र, ठीक है, इमीडिएट सुपरवाइज़र। इसमें क्या है कि एम्प्लॉय जो है वो रिप्रेजेंट करता है ग्रीवेंसेस को, या तो वो ऑरली या नहीं तो रिटन फॉर्म में, ऐसे फॉर्म में वो एम्प्लॉय अपने ग्रीवेंसेस को बताता है। ठीक है, एंड सुपरवाइज़र जो है वो ट्राई करता है उसको रिजॉल्व करने का। सबसे पहला तो हमारा ये होता है कि इमीडिएट जो सुपरवाइज़र होता है हम वहाँ पे जाते हैं।
अगर हमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है मेरे भी बैंक में, अगर मुझे कुछ भी प्रॉब्लम है तो मैं पहले अपने सुपरवाइज़र के पास जाऊँगी। स्टेप नंबर 2 हमारा होता है कि डिपार्टमेंट का जो हेड होता है, अगर मान लो कि इशू रिजॉल्व अगर नहीं होता है सुपरवाइज़र के द्वारा, तो वहाँ पे जो डिपार्टमेंट का पूरा हेड है हम लोग उसके पास जाएंगे 48 घंटे के अंदर, विदिन 48 आवर्स, यानी कि 2 दिन के अंदर हम लोग वहाँ पे जाएंगे। अगर वहाँ पर भी नहीं होता है तो हम कहाँ पे जाएंगे, ग्रीवेंस कमेटी बैठाई जाएगी, यानी कि वहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर का। वो जो कमेटी है वो इन्वेस्टिगेट करेगी कि क्या कंडीशन था। नंबर 4 में हम फाइनल अपील कहाँ पे कर सकते हैं, टॉप मैनेजमेंट यानी कि जो हायर मैनेजमेंट है वहाँ पे हम जा सकते हैं। नंबर 5 हमारा क्या है, तो लेबर कोर्ट में जा सकते हैं। अगर उसको लगता है कि ग्रीवेंसेस अभी तक रिजॉल्व नहीं हुई तो फिर वो आर्बिट्रेशन और लेबर कोर्ट का तरीका अपना सकता है। अब देखो हम लोग इस पे बेस्ड कुछ MCQ देख लेते हैं पहले। द कोड ऑफ डिसिप्लिन अडॉप्टेड इन इंडिया, ठीक है, द कोड ऑफ डिसिप्लिन अडॉप्टेड इन इंडिया कब अडॉप्ट किया गया था, 1947, 1958, 1965 और 1972। इस टाइप के क्वेश्चन सब एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो बताओ कि कोड ऑफ डिसिप्लिन अभी तुरंत हम लोगों ने अपनी क्लास में पढ़ा था, अभी बताओ, मैं 3 सेकंड्स दे रही हूँ आपको। द आंसर इज 1958, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का मतलब क्या होता है। नंबर ए, मैनेजमेंट हैज़ फुल अथॉरिटी। नंबर बी, एम्प्लॉय मस्ट बी पनिश्ड इमीडिएटली, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। एंड नंबर डी, नन ऑफ दिस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस किसको फॉलो करता है, बताओ, सोचो, 3 सेकेंड्स लो और सोचो। द आंसर इज नंबर सी, दैट इज अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मस्ट बी गिवन। ठीक है। थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेप इन डिसिप्लिनरी एक्शन क्या होगा, सस्पेंशन, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, डिसमिशल और चार्जशीट। बताओ द फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा डिसिप्लिनरी एक्शन में। तो द आंसर इज प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अ डिसिप्लिनरी प्रोसीजर शुड बी बेस्ड ऑन कोercion, नेचुरल जस्टिस, प्यूनिटिव एक्शन और ट्रेड यूनियन प्रेशर। बताओ, 5 सेकेंड्स का टाइम लो और सोचो और बताओ। मतलब मैंने आपको बताया कि देखो ये काफ़ी सिंपल सा चैप्टर था, इसमें कुछ भी टेक्निकलिटी नहीं है, बट इस चैप्टर से भी आपको एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ये काफ़ी, जितने ज़्यादा इजी चैप्टर होता है ना उसको और उसके मतलब उसके सोर्सेज ढूंढना उतना ही मुश्किल है कि उसको आप कहाँ से तैयारी करोगे। तो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ नेचुरल जस्टिस। ठीक है। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ विच बॉडी उसने रेकमेंड किया था द मॉडल ग्रीवेंस प्रोसीजर। नंबर ए, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस। नंबर बी, ILO, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा, एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एंड नंबर डी इज़ प्लानिंग कमीशन। बताओ कि किस बॉडी ने रेकमेंड किया था। द आंसर इज नंबर ए, दैट इज़ इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, दैट इज़ अ ग्रीवेंस दैट रिमेन्स अनरिजॉल्व्ड। वो क्या हो सकता है उससे। नंबर ए, प्रमोशन हो सकता है। नंबर बी, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो सकते हैं। नंबर सी, बोनस हो सकता है। और नंबर डी, डिसमिसल ऑफ एम्प्लॉयर हो सकता है। बताओ क्या हो सकता है। अ ग्रीवेंस दैट रिमेन्स अनरिजॉल्व्ड जो है वो मे लीड टू, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ठीक है। अब देखो हमारा लेक्चर, मतलब लेक्चर नंबर 6 नहीं है हमारा, ये हमारा टॉपिक है एक्चुअली, चैप्टर नंबर 6 है हमारा ये, सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ठीक है, हमारा अगला चैप्टर। अब देखो इसका मतलब यहाँ पे एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मतलब आपको समझ में आ गया कि डिसएग्रीमेंट है बिटवीन द एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय के बीच में, और नहीं तो एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर्स आपस में, मतलब किसी के बीच में वहाँ पे दो एम्प्लॉयर्स हो सकते हैं, एम्प्लॉय हो सकते हैं और एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉय भी हो सकते हैं। तीनों टाइप के डिस्प्यूट्स इसमें कवर है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। किसको लेकर के, या तो एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, एम्प्लॉयमेंट के बाहर की भी चीज़ों को लेकर हो सकता है, ठीक है, या फिर कंडीशन ऑफ लेबर, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, किसी के कारण भी उन लोगों में डिसएग्रीमेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट।
क्या ऑब्जेक्टिव है हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, हमने पढ़ा हुआ है 1947, ये हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है, जाके लेक्चर देख लेना, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेंटेन करना। इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है कि वहाँ पे इंडस्ट्रियल पीस और हार्मनी मेंटेन होना चाहिए, इस एक्ट की ये ऑब्जेक्टिव है, इसलिए यहाँ पे दी गई है। टू इंश्योर द टाइमली सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट, टू प्रमोट द कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड टू प्रिवेंट इलीगल स्ट्राइक्स एंड टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अथॉरिटी यहाँ पे दी गई है, उसका क्या रोल है और उसके क्या सेक्शंस है वो दिए गए हैं। सेक्शंस आपको याद करने की जरूरत नहीं एग्जाम के लिए, बस अथॉरिटी देखो और रोल देखो। वर्क्स कमेटी, इसका क्या रोल है? ये प्रमोट करता है गुड रिलेशन आपस में, एम्प्लॉयर्स और इसका वर्कर्स का। कॉन्सिलिएशन ऑफिसर होते हैं वहाँ पे, उसका क्या काम होता है? दो पार्टीज़ के बीच में जो है वो सेटलमेंट करवाता है, मीडिएट करवाता है, वो है कॉन्सिलिएशन ऑफिसर। बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन, ये क्या होता है? ये ट्रिपैट्रिएट बॉडी होता है टू सेटलमेंट द डिस्प्यूट, ये डिस्प्यूट को सेटल करते हैं नेगोशिएशंस के जरिए। ठीक है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, ये क्या करती है? ये करती है इन्वेस्टिगेट करती है द मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस जो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से रिलेटेड होते हैं। लेबर कोर्ट, ये क्या करती है? ये एडजुडिकेट करती है मैटर जो कि अंडर द सेकंड शेड्यूल, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एम्प्लॉय को डिसमिस कर दिया, निकाल दिया, उसके ये सब क्वेरी को लेबर कोर्ट हैंडल करती है। इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल क्या होते हैं? तो ये डिसाइड करती है जैसे वेजेस को लेकर के, अलावेंस को लेकर, वर्किंग आवर्स को लेकर के, जो कि थर्ड शेड्यूल में मेंशन है, इसको लेकर के जो ट्राइब्यूनल होते हैं वो लोग डिसाइड करते हैं। NIT जो है दैट इज़ नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, ये क्या करती है? तो ये ऐसे डिस्प्यूट को हैंडल करती है जो कि नेशनल इम्पोर्टेंस के हैं या नहीं तो एक से ज़्यादा स्टेट उसमें इफेक्टिव हैं, उसका ये तय करती है। अब देखो मेथड्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सेटल करने के जो है वो दो मेथड है, दैट इज़ वॉलंटरी मेथड और कंपलसरी मेथड। वॉलंटरी मेथड में आपके ये सब आते हैं, दैट इज़ कलेक्टिव बार्गेनिंग, वॉलंटरी, मीडिएशन, एंड कंपलसरी में आते हैं आपकी कॉन्सिलिएशन, एडजुडिकेशन और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकता है बहुत आसान से, बहुत मतलब ये क्वेश्चन ईजी है और आप उतना ही हार्ड है इसको करना, कि बताओ कि इनमें से कौन से मेथड जो हैं वो आपके कंपलसरी में आते हैं। तो उसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा, मीडिएशन ही आपको मिल जाएगा यार, तीनों के तीनों ऑप्शन सेम रहेंगे, कॉन्सिलिएशन और एजुकेशन और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, और फोर्थ ऑप्शन रहेगा हमारा मीडिएशन। तो आप वहाँ पे मीडिएशन भी मार दोगे कि भाई हमारा ये कंपलसरी मेथड है, लेकिन नहीं, मीडिएशन इज़ अ वॉलंटरी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अब देखो कॉन्सिलिएशन का मतलब क्या होता है कि कॉन्सिलिएशन जो ऑफिसर है वो एक मीडिएटर के तौर पे काम करता है दोनों के बीच में सेटलमेंट करवाने के लिए। दो पार्टी जो डिस्प्यूटेड है दोनों के बीच में आपस में सेटलमेंट करवाने का काम करता है कॉन्सिलिएशन ऑफिसर। ठीक है, दो तरह के होते हैं, बाय कॉन्सिलेशन ऑफिसर और बाय बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन, दो तरह के होते हैं, या तो ऑफिसर खुद कर रहा होगा या नहीं तो बोर्ड कर रही होगी। लिमिट क्या है हमारा? लिमिट को याद रखना बहुत जरूरी है, मैंने आपको बोला था एग्जाम में लिमिट जो है वो अच्छे से पूछी जाती है, लिमिट आपको याद रखना है। 14 दिन की लिमिट है इसमें फॉर कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग के लिए, और अगर सेटलमेंट जो है अगर पहुँच जाता है तो फिर वो बाइंडिंग एग्रीमेंट, अगर मान लो कोई सेटलमेंट अगर हो जाती है, अगर मीडिएशन कॉन्सिलेशन ऑफिसर अगर कुछ अपना फैसला सुना देता है तो वो उस पर बाइंडिंग होता है, पार्टी को मानना ही होता है। ऐसा ऑप्शन नहीं कि भाई आप नहीं मानेंगे अब हम कोर्ट जाएंगे, ऐसा नहीं कर सकते हो आप। एडजुडिकेशन क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब टर्मिनोलॉजी है, ये इतने इंपॉर्टेंट है कि आपको सिर्फ ऐसे पूछा जा सकता है एग्जाम में यार। 4 आपको दे देंगे, 2 कॉलम, एक की तरफ आपको रहेगा मीडिएशन, एडजुडिकेशन, आर्बिट्रेशन, उसका मीनिंग दे देगा कि बताओ कि किससे किससे मिलान करे, होता है ना, मैच द फॉलोइंग। एडजुडिकेशन का मतलब क्या होता है कि इफ़ कॉन्सिलेशन अगर मान लो फेल हो गया तो मैटर जो है वो रेफ़र किया जाता है कहाँ पे? तो लेबर कोर्ट में, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में और नेशनल ट्राइब्यूनल में। ठीक है, एंड अवार्ड जो भी मिलता है, अवार्ड का मतलब होता है डिसीजन, डिसीजन को अवार्ड बोलते हैं लीगल टर्म्स में। ठीक है, तो अवार्ड जो होता है वो आपके बाइंडिंग होते हैं दोनों पार्टीज़ में। आर्बिट्रेशन क्या होता है? जो कि सेक्शन 10A में दिया गया है, व्हेन बोथ पार्टी जो है वो अगर वॉलंटरी अग्री करता है टू रेफर द डिस्प्यूट टू एन आर्बिट्रेटर, अगर दोनों पार्टी जो है वो स्वेच्छापूर्वक डिसाइड करते हैं कि वो अपने डिस्प्यूट को जो है वो आर्बिट्रेटर के पास वो लेकर के जाएंगे, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द कोर्ट, कोर्ट के पास जाने के बजाय वो आर्बिट्रेटर के पास लेके जाएंगे। अग्रीमेंट जो है वो राइटिंग में होना चाहिए, एंड जो भी अवार्ड मिलेगा, जो भी डिसीजन होंगे वो उस पर बाइंडिंग होगा, मतलब उसको मानना ही पड़ेगा। और ये एनकरेज करता है अंडर द, एनकरेज है ये किस पे? आर्बिट्रेशन प्रोसीजर को ज़्यादा से ज़्यादा एनकरेज किया गया कोर्ट ऑफ डिसिप्लिन जो 1958 में आया था उसके तहत। सेटलमेंट क्या होता है? सेटलमेंट जो है वो मीन्स एनी एग्रीमेंट जो कि रीच्ड इन द कोर्स ऑफ कॉन्सिलेशन प्रोसीजिंग के जरिए ही उस डिसीजन पे हम लोग आए हैं। एंड बाइंडिंग नेचर, यानी कि सेटलमेंट जो भी होता है वो बाइंडिंग होता है सारे ही पार्टीज़ पे। एंड सेटलमेंट जो कि कॉन्सिलेशन से आउटसाइड कॉन्सिलेशन के बाहर है वो सिर्फ सिग्नेटरी पे बाइंडिंग होता है, और अगर कॉन्सिलेशन के जरिए है तो सारे पार्टीज़ पे बाइंडिंग होता है।
ठीक है। अवार्ड का मतलब क्या होता है? अवार्ड का मतलब होता है जो भी फैसला सुनाया जाता है उनको अवार्ड किया जाता है। एक बार अगर अवार्ड जो है वो पब्लिश हो गई तो ये इन्फोर्सिएबल हो जाता है आफ्टर 30 डेज़। 30 दिन के बाद आपको टाइम लिमिट अगेन, जहाँ भी टाइम लिमिट हो अपना जो है वो कान वान सब एकदम आँख वाँख ध्यान में इधर देख करके सुनो। 30 दिन के बाद वो एप्लीकेबल होगी। टाइम लिमिट देखो यहाँ पे दी गई है, अगर कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग है तो फिर 14 दिन की टाइम लिमिट है। ठीक है, देखो यहाँ पे 14 दिन की टाइम लिमिट, अगर एडजुडिकेशन है तो 30 दिन की टाइम लिमिट। ये आपको रट्टा मारना है, आर यहाँ पे रट्टा लिख दो, रट्टा। इन्फोर्समेंट ऑफ द अवार्ड 30 दिन के बाद, 30 दिन इमीडिएटली नहीं है, याद रखना हर जगह इमीडिएटली होती है लेकिन यहाँ पे इमीडिएटली नहीं, 30 दिन के बाद है। सेटलमेंट इन राइटिंग जो है वो यहाँ पे क्या है? सेटलमेंट इन राइटिंग यानी कि टू बी रजिस्टर्ड एंड साइन। स्ट्राइक की बात करें तो देखो स्ट्राइक का मतलब होता है कि रिफ्यूज़ल टू वर्क बाय एम्प्लॉय। लॉकआउट का मतलब होता है दैट इज़ टेम्प्रेरी क्लोजर ऑफ द वर्क प्लेस। एंड ले ऑफ का मतलब क्या होता है? टेम्प्रेरली उसको निकाल दिया गया है। रिट्रेंचमेंट का मतलब क्या होता है? दैट इज़ टर्मिनेशन फॉर द रीज़न। डिसिप्लिनरी एक्शन के अलावा अगर किसी और रीज़न की वजह से उसको निकाल दिया गया उसको रिट्रेंचमेंट कहते हैं। देखो यहाँ पे कॉन्सिलेशन के यहाँ पे दिए गए, कॉन्सिलेशन जो होता है ये हमारा किस नेचर का होता है? प्रिवेंटिव, जिसको रोका जा सके। कौन इसको अथॉरिटी तय करती है? तो कॉन्सिलेशन ऑफिसर करती है। इसका आउटकम क्या होता है? तो सेटलमेंट हो जाता है। एडजुडिकेशन जो है ये कंपलसरी होता है नेचर वाइज। एंड इसको अथॉरिटी कहाँ होती है, कहाँ पर एडजुडिकेशन किया जाता है? तो लेबर कोर्ट में। एंड इसका जो फाइनल डिसीजन क्या है? तो उसको अवार्ड कहते हैं। आर्बिट्रेशन क्या है? तो ये भी वॉलंटरी है। इसको कहाँ पे किया जाता है? तो आर्बिट्रेटर, याद करो, दो पार्टी जो है जिसके बीच में डिस्प्यूट है वो लोग वॉलंटरली डिसाइड करते हैं, तब जाके वो लोग आर्बिट्रेटर के पास जाते हैं। ये एक बाइंडिंग अवार्ड कहते हैं इसको। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है वो क्या है? तो इन्वेस्टिगेटिव नेचर में है। गवर्नमेंट अपॉइंट करती है कोर्ट को। MCQ देख लेते हैं इस चैप्टर पे बेस। द अवार्ड बिकम्स इनफोर्सिएबल कितने दिन के बाद? ये अभी जस्ट हम लोग ने हाईलाइट किया था वहाँ पे। 7 डेज़, 14 डेज़, 30 डेज़ और 45 डेज़। बताओ कितने दिन के अंदर इन्फोर्सिएबल हो जाती है? तो ये इन्फोर्सिबल हो जाती है 30 डेज़ के बाद। वर्कर्स का जो कमिटी है इज़ एप्लीकेबल इन एस्टैब्लिशमेंट विथ 50 और मोर वर्कर्स, 100 और मोर वर्कर्स, 300 और मोर और 500 और मोर। बताओ वर्कर्स का जो कमिटी होती है ना, वर्कर्स कमिटी, वो कितने मेंबर होंगे तो वर्क्स कमिटी बनाई जाएगी किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में? तो आंसर इज़ 100 और मोर वर्कर्स। नंबर सी हमारा क्या है? दैट इज़ एडजुडिकेशन। बताओ वॉलंटरी है, कंपलसरी है, इनफॉर्मल है और कोई भी नहीं है। बताओ एडजुडिकेशन है क्या? कंपलसरी है। तो बस यही थी हमारी लेक्चर नंबर 15। हमारा जो लास्ट लेक्चर होगा लेबर लॉ का वो होगा हमारा लेक्चर नंबर 16, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2, 3 एंड 13, दैट इज़ ट्रेड यूनियन, इंडियन लेबर फोर्स और पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936। इसके साथ साथ हमारा ये जो है पूरी की पूरी ये सब्जेक्ट हमारी ओवर हो जाएगी। ठीक है, तो बस यही थी हमारी आज की क्लास। हमारे चैनल को प्लीज़, जिन्होंने भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो ताकि आपको जो भी वीडियोस डले वो आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिले। एंड हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सारे PDFs एंड नोट्स के लिए। टिल देन थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।